नाजरीन, ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक खुदमुख्तार एक ऑटोनोमस टेरिटरी है, मगर पिछले कुछ सालों से अमेरिका की उस पर बुरी नज़र है। ट्रंप के दोबारा यूएस प्रेसिडेंट बनने के बाद ये कवायद और भी तेज हो गई है। Why is it so important to you to own it when you have a military presence there, which you could expand to affect security? Because when we own it, we defend it. Right now, we are going to do something on Greenland, whether they like it or not. We'll take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. I would like to make a deal, the easy way. But if we don't do it the easy way, we're going to do it the hard way. सवाल ये है कि आखिर क्यों ट्रंप ग्रीनलैंड को कब्जा करना चाहते हैं। ग्रीनलैंड में ऐसा क्या है जो दुनिया के सारे मेजर पावर्स को अट्रैक्ट कर रही है। ग्रीनलैंड का कंडीशन और कंट्रोल कैसे वर्ल्ड फ्यूचर को डिसाइड करेगा, आइए आज के इस वीडियो में समझते हैं। U.S. President Donald Trump says his country will acquire the Danish territory of Greenland. We need Greenland for national security and even international security. Tensions between Denmark and the US continue to deepen. If you want to have your country to be defended, then you need to do something about it. No approval, no waiting for commands, no time for diplomacy. The order is clear. Shoot first and ask questions later. दिसंबर 2024 में ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर कब्जे की उम्मीद को जस्टिफाई करते हुए कहा कि नेशनल सिक्योरिटी और दुनिया के फ्रीडम के लिए ग्रीनलैंड का अमेरिका टोटल कंट्रोल करे यह नेसेसरी है, अत्यंत आवश्यक है। पिछले दिनों ट्रंप ने कहा कि मुझे लगता है कि हम लोग ग्रीनलैंड को कब्जा कर लेंगे। But one way or the other, we're going to have Greenland. रिएक्शन में डेनिश प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से यह प्रेस रिलीज आया कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है, सिर्फ हम कॉपरेशन कर सकते हैं। Greenland belongs to its people. Vi vælger kongeriget Danmark. It's not for sale. मतलब यह है कि एक तरफ अमेरिका को ग्रीनलैंड फतह करना है, वहीं न डेनमार्क न खुद ग्रीनलैंड के लोग इसके लिए तैयार हैं। We are not for sale. We cannot take our country. It's our. We need to get and stand together and fight for it. We don't want to be a part of US. We don't want to be colonized twice. It's scary to even think about. Ideas that would not respect territorial integrity of the Kingdom of Denmark and the right of self-determination of the Greenlandic people are of course totally unacceptable. डेनमार्क का एक ऑटोनोमस आइलैंड है ग्रीनलैंड। ये एक फ्रोजन बंजर जमीन है जो पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई है, जिसकी जीडीपी सिर्फ $3.3 बिलियन है। एक देश जिसकी इकोनॉमी इतनी कमजोर है कि अगर डेनमार्क फाइनेंशियल एड ना दे तो एक रात में ही ग्रीनलैंड की पूरी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाए। Greenland is the world's biggest island, but its population is tiny. Just 57,000 people live in this autonomous Danish territory. The economy is dependent on two things in Greenland: fish, or more to the point, the export of fish, and also the help of the Danish government. ग्रीनलैंड फिर भी दो वजह से वर्ल्ड सुपर पावर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसका मैप देखें, ये दो ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर राइवल्स अमेरिका और रशिया के एग्जैक्ट जियोग्राफिक मिड पॉइंट पर है। तो जो भी इस लैंड को कंट्रोल करेगा वो वेस्टर्न वर्ल्ड के फर्स्ट गेट को कंट्रोल करेगा। इसी से जुड़ा है ट्रेड कंट्रोल। लगभग एक सेंचुरी तक ग्लोबल ट्रेड दो मेजर रूट पर बेस्ड था, पैनामा कैनाल और सुइस कैनाल। जब भी किसी ने इन चोक पॉइंट्स को ब्लॉक किया है, दुनिया लगभग ठहर गई है। इनफैक्ट थ्रू आउट हिस्ट्री हम ये देखते हैं कि सुइस कैनाल पर हमेशा ब्लॉक होने का खतरा मंडराता रहा है। इजिप्ट के प्रेसिडेंट जमाल अब्दुल नासिर ने तो लगातार 8 साल तक इसे ब्लॉक कर दिया था। अब अगर सुइस कैनाल ब्लॉक हो जाए तो शिप्स को सारे अफ्रीका से घूमते हुए यूरोप पहुंचना पड़ता है। President Nasser delivering his fiery speech telling of his nationalization of the Suez Canal. Egyptian troops would seize the offices of the Suez Canal Company and the vital oil supplies which are transported through it. Suez is a crisis which will push the world to the brink of nuclear catastrophe. ग्रीनलैंड इस कश्मकश में दुनिया के लिए
पैनामा कैनाल और स्विस कैनाल के बाद थर्ड और बेस्ट ऑप्शन है। ये रूट नॉर्थ वेस्ट पैसेज कहलाता है। इन द वर्ल्ड ऑफ शिपिंग डिस्टेंस मीन्स मोर मनी। मतलब अगर आप कोई सामान लंदन से टोक्यो पैनामा कैनाल रूट से भेजते हैं तो 23,000 किलोमीटर, और अगर स्विस कैनाल रोड से भेजते हैं तो 21,000 किलोमीटर, और अगर आप ये नॉर्थ वेस्ट पैसेज से भेजते हैं तो ये डिस्टेंस 7,000 किलोमीटर घटकर 16,000 किलोमीटर डिस्टेंस बनता है, जिससे 2 वीक की जर्नी कम होती है और आप 2 हफ्ते के फ्यूल और स्टाफ का खर्च बचाते हैं। मतलब आपके मिलियंस ऑफ डॉलर की सेविंग होती है। इस सस्ते और सेफ डिस्टेंस वाले रूट का गेट कीपर है ग्रीनलैंड। अमेरिका का सर्वाइवल ग्रीनलैंड की दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है। ग्रीनलैंड से न्यूयॉर्क 2700 से 3,000 किलोमीटर है और मॉस्को अराउंड 4650 किलोमीटर। अब ये डिस्टेंस क्यों इंपॉर्टेंट है? रशिया अगर नॉर्थ पोल से कोई मिसाइल अमेरिका पर लॉन्च करता है तो ग्रीनलैंड के रडार्स आसानी से उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम के जैसे काम कर सकता है। ये वार्निंग यूएस मिलिट्री को 15 से 20 मिनट एक्स्ट्रा टाइम देगा। अब ये 15 से 20 मिनट सुनने में बहुत कम लगता है, मगर न्यूक्लियर डिफेंस में 15 मिनट का डिफरेंस शायद न्यूयॉर्क को दुनिया के मैप से या तो मिटा सकता है या बचा सकता है। ग्रीनलैंड एक और खासियत की वजह से टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के नज़र में है। द यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अकॉर्डिंग आर्कटिक में दुनिया का 13% अनडिस्कवर्ड ऑयल और दुनिया का 30% नेचुरल गैस है। मतलब ग्रीनलैंड अमेरिका के लिए अगला सऊदी अरेबिया साबित हो सकता है। साथ ही ग्रीनलैंड एक रेयर अर्थ मिनरल रिच कंट्री है जो इसको और ज़्यादा खास बनाता है। अगर सिर्फ कवाइन फील्ड की बात करें तो एक्सपर्ट्स ये एस्टिमेट करते हैं कि सिर्फ इस सिंगल साइट में 6.6 मिलियन टन्स रेयर अर्थ ऑक्साइड्स हैं। ये रेयर अर्थ मिनरल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, विंड टर्बाइंस, यहाँ तक कि F-35 फाइटर जेट बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत क्रिटिकल हैं। यहाँ जिंक, लीड, आयरन, यूरेनियम बहुत प्रचुर मात्रा में है। कहते हैं कि ग्रीनलैंड में ऐसे कीमती रेयर अर्थ मिनरल्स की 3,000 मिनरल साइट्स मौजूद हैं। मगर सवाल यह है कि अगर ग्रीनलैंड के पास $4.4 ट्रिलियन की वेल्थ है, जो इंडिया या जापान या यूके या फ्रांस की जीडीपी से भी ज़्यादा है, तो फिर ये ग्रीनलैंड सऊदी अरेबिया जितना अमीर क्यों नहीं है? क्यों वो अब तक डेनमार्क पर डिपेंडेंट है? इसका सिंपल सा जवाब है एक्सेस। सदियों तक डेनमार्क एक फ्रोजन एसेट था जहां कई किलोमीटर आइस के अंदर गोल्ड माइनिंग करना बहुत मुश्किल और बहुत एक्सपेंसिव है। और अगर ट्रेड की बात करें तो ऐसी जगह शिप्स नहीं तैर सकती जहां पानी बर्फ बनकर पत्थर बन जाए, फिर उन शिप्स का टाइटैनिक बन जाएगा। मगर ये गुजरे ज़माने की बात थी। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से कुछ नया हो रहा है। जहां कुछ लोग इसको एज अ क्राइसिस, वहीं वर्ल्ड सुपर पावर्स इसको एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी देखते हैं। अगर आप डेटा देखें तो द आर्कटिक प्लैनेट के दूसरे एरियाज के मुकाबले में 4 टाइम्स फास्ट गर्म हो रहा है। सिर्फ ग्रीनलैंड में अकेले 30 मिलियन टन्स ऑफ आइस पर आवर यानी हर घंटे पिघल रहा है। जैसे जैसे ग्रीनलैंड में बर्फ पिघल रहा है, ड्रिलिंग के लिए माइंस इजीली एक्सेसिबल होता जा रहा है और पिघलता ग्रीनलैंड नॉर्थ वेस्ट पैसेज एक ऐसा हाईवे बन रहा है जो पैनामा कैनाल और स्विस कैनाल जैसे कॉस्टली रूट से दुनिया को आज़ादी दिलाएगा। और यही क्लाइमेट चेंज शायद अब रशिया, चाइना और अमेरिका के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट की वजह बन रही है जो दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ धकेल देगा। के लिए अमेरिका से तब एक ट्रीटी साइन की जिसके बाद वहां यूएस मिलिट्री ने मिलिट्री बेस के साथ साथ न्यूक्लियर स्टोरेज, रडार सिस्टम सब कुछ डेवलप किया। कोल्ड वॉर के बीच सोवियत थ्रेट को देखते हुए इसको और डेवलप किया गया। मगर जैसे ही सोवियत एम्पायर कोलैप्स हुई, अमेरिका ने उन मिलिट्री बेसेस को इनएफेक्टिव कर दिया था क्योंकि तब वहां यह सब मेंटेन करना बहुत एक्सपेंसिव था। मगर रिसेंट ईयर्स में अमेरिका की बेचैनी की वजह है चाइना का ग्रीनलैंड से क्लोजनेस। Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland. If we don't go in, Russia's going to go in and China's going to go in.
And there's not a thing that Denmark can do about it, but we can do everything about it. But right now, we are going to do something on Greenland, whether they like it or not, because if we don't do it, Russia or China will take over Greenland, and we're not going to have Russia or China as a neighbor. Greenland, where global competition appears to be brewing. China. Moscow's military reach continues to expand elsewhere. साल 2018 में एक चाइनीज कंपनी ने ग्रीनलैंड के 3 एयरपोर्ट के मैनेजमेंट का टेंडर लिया था, मगर अमेरिका को यह कैसे पसंद आ सकता था। उसने डेनमार्क के थ्रू प्रेशर बनाकर ग्रीनलैंड को मजबूर किया कि चाइना यह टेंडर खुद ही कैंसिल कर दे। तो क्या अमेरिका ग्रीनलैंड पर हमला करेगा? शायद हाँ, शायद ना, क्योंकि ग्रीनलैंड किंगडम ऑफ डेनमार्क में एक सेल्फ गवर्निंग स्टेट है जो सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट 2009 के अकॉर्डिंग ग्रीनलैंड के लोगों को सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट देता है, जहां ग्रीनलैंड स्टेट की अपनी पुलिस, अपना कोर्ट और अपने नेचुरल रिसोर्सेज हैं, मगर फिर भी डेनमार्क उनकी फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस और स्टेट मॉनेटरी पॉलिसी को कंट्रोल करती है, जहां हर साल डेनमार्क रफली $600 मिलियन ग्रीनलैंड को देता है, जो उसके एंटायर गवर्नमेंट बजट का 50% है। बिना डेनमार्क के इन पैसों के उनकी इकोनॉमी एक रात में कोलैप्स कर सकती है। तो ट्रंप ये कर सकते हैं कि वो ग्रीनलैंड के लोकल्स को अप्रोच करके उनसे डिमांड करवाएं कि वो डेनमार्क से इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दे। डेनमार्क एनुअली $600 मिलियन देना बंद कर देगा, मगर उसके बदले अमेरिका $1 बिलियन एनुअली देगा। फिर एयरपोर्ट्स पे इन्वेस्टमेंट, माइनिंग, टूरिज्म, हर जगह यूएसए अपना इन्वेस्टमेंट करेगा। मतलब एक आइडियल वर्ल्ड में मे बी ग्रीनलैंड एक रेफरेंडम कराए, सब डेनमार्क से आज़ादी पर वोट दें, ग्रीनलैंडर्स डेनमार्क छोड़कर यूएसए को ज्वाइन कर लें और ग्रीनलैंड ऑन पेपर सॉवरेन होगा और अमेरिका को वो सब मिल जाएगा जो उसको चाहिए। मगर ये एक आइडियल सिचुएशन है और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ट्रंप को टैरिफ वॉर करना होगा या उससे बढ़कर मे भी डेनमार्क पर अमेरिका फुल स्केल वॉर कर दे। मगर उसमें भी एक मसला है, क्योंकि इंटरेस्टिंगली अमेरिका और डेनमार्क दोनों नेटो मेंबर हैं। नेटो में 33 कंट्रीज हैं, जिसमें फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम न्यूक्लियर पावर्स हैं, जहां नेटो के आर्टिकल 5 के अकॉर्डिंग 33 में से किसी भी एक देश पर अगर हमला होता है तो वो 33 कंट्रीज पर ही हमला माना जाएगा और वो सब मिल करके लड़ेंगे। On April 4, 1949, the North Atlantic Treaty was signed. They are sworn to stand together against aggression. An attack against one would be an attack against all. मतलब ये कि अगर अमेरिका ग्रीनलैंड को फोर्सफुली टेक ओवर करता है तो अकॉर्डिंग टू लॉज टर्की, जर्मनी, कनाडा, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम और पोलैंड को अमेरिका के साथ जंग करना पड़ेगा और इसी नेटो में ज्वाइन करने से रोकने के लिए रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड किया था। In the past, he has repeatedly pointed fingers at his insecurity over NATO's presence in his former Soviet states. When Ukraine, a former Soviet state and now independent, intended to join the NATO brethren, Putin cited security concerns and reasons over their decision. What would happen if Ukraine joined NATO? After Russia invaded last year, Ukraine stepped up its efforts to join NATO. So maybe यूरोप डेनमार्क की हेल्प करने आ जाए, मे बी रशिया, चाइना यूरोप से मिलकर अमेरिका से लड़ पड़े और वर्ल्ड वॉर 3 हो जाए, या ये भी पॉसिबल है कि अमेरिका ये सब कर गुजरे और कोई कुछ ना बोले। कुल मिलाकर ये बात एकदम वाज़े है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल लॉज, यूनाइटेड नेशन आर ऑल नथिंग बट जोक्स फॉर रियल। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।